Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, let's say तुम्हारे पास एक कंबशन रिएक्शन है C2H4 प्लस O2। कंबशन का मतलब तुम किसी भी रिएक्टेंट का रिएक्शन करवा रहे हो O2 के साथ। अगर तुम कभी भी किसी भी रिएक्टेंट का O2 के साथ रिएक्शन करवाते हो उसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। क्या तुम सबको पता है कि अगर कंबशन रिएक्शन में किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर तुम O2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा? अगर O2 के साथ रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, गुड। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम C2H4 का रिएक्शन कभी भी O2 के साथ करवाओगे तो यू विल गेट CO2 प्लस H2। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ओके, फाइन। चलो, तो C2H4 प्लस O2 इट विल गिव CO2 प्लस H2। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के रिएक्टेंट साइड दो एटम से, प्रोडक्ट साइड एक ही एटम है, तो उसको लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ CO2। हाइड्रोजन 4 है, वहां पर प्रोडक्ट साइड 2 है, तो यहाँ पर भी 2H2। प्रोडक्ट साइड टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? है टोटल 6। वेरी गुड। यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 2। तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 6। रिएक्टेंट साइड कितने हैं ऑक्सीजन एटम्स? तो प्रोडक्ट साइड 6 है, रिएक्टेंट साइड कितने हैं 2। तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाए? ओके, वेरी गुड। तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? बैलेंस हो जाएगा। अब देखो, जनरलाइज रिएक्शंस लिखते हैं जहां पर सारे हाइड्रोकार्बन का बैलेंसिंग हो जाए। तो लेट्स से तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन है CXH1। रिएक्टेंट साइड कार्बन के कितने एटम्स है? X। इस वाले केस में बच्चे, इस वाले सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम। रिएक्टेंट साइड कितने हैं X और प्रोडक्ट साइड कितने हैं ऑफ कार्बन एटम? 1। तो बैलेंस करने के लिए क्या मैं इसको X से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 1। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट वहां पर भी Y हो जाए? अच्छा, यहाँ पर Y है और यहाँ पर 2 पहले से प्रेजेंट है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट वहां पर भी Y हो जाए? ओके, गुड। 2 को किस मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2 पहले से था, तो 2 को अगर मैं Y/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो Y/2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है Y/2 कैसे लिखा? यस। ओके, गुड। अब बच्चे, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं इन टर्म्स ऑफ X एंड Y? यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स? ओके, गुड। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ X और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इंटू Y/2, तो 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y/2, 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y/2। अब बच्चे लोग देखो, प्रोडक्ट साइड 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y/2 है और रिएक्टेंट साइड पहले से ही 2 है। रिएक्टेंट साइड पहले से ही 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट वहां पर रिएक्टेंट साइड भी 2x प्लस Y/2 आ जाए? ये सोचना है। तो Y/2 से क्या होगा? X से भी तो करना पड़ेगा।
ओके सिद्धांत, गुड। ओके वेदांत, गुड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट साइड 2x प्लस वाई बाई टू है, तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, तो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ टू को, सो दैट वहां पर भी 2x प्लस वाई बाई टू आ जाए। तो अगर मैं टू को x प्लस वाई बाई फोर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरा काम हो जाएगा? तो ये एक हाइड्रोकार्बन का जनरलाइज बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसका अभी तो कोई यूज नहीं है, उतना यूज नहीं होगा, बट अपन गैसेस स्टेट जब पढ़ेंगे फिफ्थ चैप्टर, तो वहां पर इस रिएक्शन का इतना यूज होगा। अभी अपन दो तीन प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन दैट, दैट्स इट। क्लियर? ओके। तो अगर सपोज तुम्हारे पास यहाँ पे, अगर सपोज मैं ऊपर वाले केस की बात करूँ, तो ऊपर वाले केस में एक्स का वैल्यू कितना है और वाई का वैल्यू कितना है? अरे इस वाले केस में बच्चे एक्स कितना है? थ्री कैसे? एक्स टू है। और वाई कितना है? फोर। तो सब्स्टिट्यूट करो एक बार एक्स और वाई फोर को, सॉरी एक्स टू और वाई फोर को, तो टू प्लस फोर अपॉन फोर, यहाँ से ये कितना आ जाएगा? थ्री। यहाँ पे कितना है? एक्स, एक्स मतलब टू, एक्स मतलब टू, यहाँ पर कितना है? वाई बाई टू, वाई बाई टू मतलब फोर डिवाइडेड बाई, कितना आ जाएगा? क्या रिएक्शन बैलेंस है? तुमको कुछ भी नहीं करना, एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। डन? ओके, बताओ इस वाले केस में क्या लिखूं? एक्स कितना है, वाई कितना है? और वाई? एक्स थ्री है और वाई एट है, तो O2 का कॉफिशिएंट क्या है? CO2 का कॉफिशिएंट क्या आएगा? H2O का कॉफिशिएंट क्या आएगा? H2O का कॉफिशिएंट। तुम नॉर्मल भी बैलेंस कर सकते हो, तुम इसको ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो, जो भी तुमको कन्वीनियंट लगे वैसे। तो फाइनल ये हो जाएगा। तुम जनरलाइज करना चाहते हो तो जनरलाइज एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर जो मैंने ऊपर तरीका बताया था, पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। जनरल बैलेंसिंग में हमेशा ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना होता है। जब भी तुम बैलेंसिंग करो तो ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करना होता है, तो वहां से बैलेंसिंग थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्लियर? ओके। हाँ। बताओ। ये रिएक्शन है C2H4 प्लस O2, यू आर गेटिंग CO2 एंड H2। तुमको 11.2 लीटर CO2 चाहिए एनटीपी पे, तो वहां से यू विल गेट द मोल्स ऑफ CO2 by balancing the equation. You can get the moles of O2 required and moles of C2H6 required. After that you can calculate the volume of O2 required and NTP and the weight of hydrocarbon required normally, जो भी। ओके, बट ये फाइनल आंसर दोनों साथ में बताओ, टेक योर टाइम एंड फाइनल जो भी आंसर है उसको साथ में बता दो।
बच्चे 11.2 अपॉन 1.75 क्यों किया? सबसे पहले तो मुझे CO2 के पहले बैलेंस कर लेते हैं। O2 का कोफिशिएंट कितना आएगा? O2 का कोफिशिएंट कितना आएगा यार बच्चों? 8/7 कैसे आएगा? 7/2 आएगा। एक्स कितना है? 2। जैसे नॉर्मली भी बैलेंस कर सकते हो, कार्बन के 2 है तो यहाँ पे कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, टोटल यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे मेरे को 7/2 मिलता है। ये हो गया नॉर्मल बैलेंसिंग। मोल्स ऑफ CO2 कितने आएंगे अगर 11.2 लीटर है एनटीपी पे? मोल्स ऑफ CO2, हेलो, 11.2 अपॉन 22.4, तो कितने मोल्स आ जाएंगे? 0.5 मोल्स आ जाएंगे। अगर ये 0.5 है तो मोल्स ऑफ O2 कितना होगा? O2 ओके प्राप्त। व्हाट अबाउट अदर्स? काशी ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों के मोल्स ऑफ O2 कितने आए? क्या किसी को इस सेक्शन में डाउट है क्या मोल्स निकालने में? यस और नो? ओके ना, कैसे करते हैं फिर से बता देता हूँ। जिसके मोल्स फाइंड आउट करना है उसका स्टोइचियोमेट्री ऊपर, जिसके मोल्स गिवन है उसका स्टोइचियोमेट्री डिनोमिनेटर में। तो CO2 का 2 इनटू इनटू जिसके मोल्स है एक्चुअल में गिवन, तो वो कितने गिवन है? इट्स हाफ। यहाँ से कितना आ जाएगा ये? 7/, अब CO2 के मोल्स गिवन है, C2H6 के मोल्स फाइंड आउट करना। तो बताओ मोल्स कितने होंगे C2H6 के? इसके फाइंड आउट करना है उसका स्टोइचियोमेट्री ऊपर, C2H4 का स्टोइचियोमेट्री नीचे, इनटू CO2 के मोल्स। तो हाफ 1/4 मोल तो आगे C2H6 के, और 7/8 मोल्स आगे किसके? O2 के। तो वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा O2 का? O2 का वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा? वो कितना हो जाएगा? 7/8 तो मोल्स है, उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? 22.4 से। तो मोल्स को अगर मैं 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यू विल गेट रफली आंसर आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 19.6। और वेट हाइड्रोकार्बन का कितना रिक्वायर्ड होगा? मोल्स 1/4, हाइड्रोकार्बन C2H6 का। 1/4 इंटू 1/4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना है? 30, आ जाएगा 7.5। लास्ट टाइम आई फॉरगेट टू गिव वन प्रॉब्लम ऑन द प्योरिटी, तो प्योरिटी वाला प्रॉब्लम हम भी एक और कर लेंगे। तुम्हारे पास तो ऊपर वाला पार्ट सबको क्लियर है? यस नो? ऊपर वाला पार्ट सबको क्लियर है? ओके गुड। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यू हैव द 10 ग्राम सैंपल ऑफ KClO3
हमारे पास 10 ग्राम सैंपल है KClO3 का, उसका अगर कंप्लीट कंबशन करोगे, डिकम्पोजिशन करोगे, सॉरी नॉट कंबशन, डिकम्पोजिशन करोगे, तो यू विल गेट 2.24 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NT2. व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड? तुम्हारे पास सैंपल का टोटल वेट गिवन है, यू वांट टू फाइंड आउट द प्योर KClO3 कितना होगा विथ द हेल्प ऑफ 2.24 liter of oxygen at NT2. One more thing is given. Molecular weight of KClO3 is given. Molecular weight is given. It's 122.5. सबसे पहले find out कर सबसे पहले reaction balance करो. Then find out the moles of O2. Once you get the moles of O2, you can get the moles of KClO3. Once you get the moles of KClO3, you can get the weight of KClO3. Hello, am I audible? हाँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है बच्चे को. Okay, Vedant is getting B. Siddhant is also getting B. Okay, very good. What about others? Okay, Riya, good. Okay, Ruchit, good. Saloni, good. Kaligyan, very good, very good. चल. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. ओके हमजा, गुड. सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा, वो 3/2 O2 आ जाएगा. If you get 3/2 O2, तो वॉल्यूम ऑफ O2 is given.
इट्स 2.24। तो मोल्स ऑफ O2 कितने आ जाएंगे? मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा बच्चे लोग? 0.1। If you know the moles of O2, so from there you can find out the moles of KClO3. Moles of KClO3 कितना आ जाएगा? 0.21 के कितने टाइम्स आ जाएगा ऐसे बताओ। ओके जी, क्या हो जाएगा? स्टोइचियोमेट्री ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ O2 इनटू मोल्स ऑफ O2। यहाँ से आ जाएगा 0.2 अपॉन 3। इसको तुम लिख सकते हो 2/30। सिंपल। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वेट ऑफ KClO3, तो वो आ जाएगा 2/30 इंटू 122.5। तो यहाँ से आ जाएगा 1.16 ग्राम। Now there is one formula, weight of pure is equals to weight of sample into purity upon 100। तो percentage purity का formula आ जाएगा, it is weight of pure divided by weight of sample into 100। Weight of pure we know it's 8.16। Weight of sample is 10 into 100। From there we can get the 81.6%। क्लियर है सबको ये? नेक्स्ट करते हैं। मैं पहले उससे पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक कंसेप्ट है वो भी तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है? A gaseous alkane has CnH2n+2 on explosion with O2 gives CO2। The volume of O2 required for complete combustion of alkane to CO2 formed is in the ratio of 7/4। तो मतलब जो भी तुम्हारा O2 रिक्वायर्ड है और CO2 जितना भी फॉर्म हो रहा है उसके वॉल्यूम का रेशियो दे के रखा है कितना? 7/4। पहले क्वेश्चन को समझो कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है इसका। तो CO2 and O2 and CO2 के वॉल्यूम का रेशियो इज गिवन, इट्स 7/4। We want to find out the what is the value of N and what is the formula of hydrocarbon। सिंपली ऐसे भी बोल सकता हूँ कि फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोकार्बन का, वो मुझे फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। सबसे पहले देखो क्या कहीं पर ये वॉल्यूम जो देके रखा है ये क्या एनटीपी पे है क्या? यस नो, क्या वॉल्यूम एनटीपी पे है? यस नो, नॉट गिवन। अब एक चीज, अगर कभी भी क्वेश्चन में एनटीपी मेंशन ना हो तो आज के बाद ध्यान रखना, जो कंबशन रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। जो कंबशन रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो अगर कोई भी गैसियस रिएक्शन हो रही है तो गैसियस रिएक्शंस के लिए वी कैन सिंपली से दैट पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा है मैंने तुम सबको? यस। किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए क्या ये लिख सकते हैं? अगर मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स? यस और नो? यस नो? तो बच्चे लोग जो रिलेशन मैंने मोल मोल में रिलेशन देखा था स्टार्टिंग में वही सेम रिलेशन किस में आएगा? वॉल्यूम वॉल्यूम में आएगा, ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। यस? यस नो? तो ये चीज तुमको ध्यान में रखना है कि क्या अगर कभी भी आज के बाद कंबशन रिएक्शंस देखे अगर वॉल्यूम का रेशियो देख के रखा है तो वी कैन सिंपली से दैट कि वही रेशियो किसका है? मोल्स का। तो जो रिलेशन वॉल्यूम वॉल्यूम में आएगा वही रिलेशन मोल्स मोल्स में आएगा, दैट्स इट। जो रिलेशन वॉल्यूम वॉल्यूम में आएगा वही रिलेशन मोल्स मोल्स में आएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस। बस यही चीज बतानी थी और कुछ भी नहीं।
ठीक है, तो एक तरीके से तुमको मोल का रेशियो देके रखा है 7/4 एंड दिस इज द रिएक्शन। सबसे पहले बैलेंस करो, देन O2 और CO2 में रिलेशन फाइंड आउट करो, फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। बैलेंसिंग के बाद देखो कैसे आगे प्रोसीड करना है। सिंपल वर्ड्स क्या बता रहा हूँ, अगर कभी भी वॉल्यूम दे के रखा है, गैसेस रिएक्शन है और कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो जो मोल मोल का रिलेशन है वही वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन है। दैट्स इट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस, नो? ओके, चलो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अच्छा प्रॉब्लम है, इजी भी है। अच्छा, एन क्यों फाइंड आउट करना है यार? अब तो एन फाइंड आउट, प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर थोड़ी पता है अपने को। अपने को वॉल्यूम का रेशियो पता है, तो जो वॉल्यूम का रेशियो वही मोल्स का रेशियो होगा। पहले रिएक्शन को बैलेंस करो और O2 और CO2 के मोल्स का रेशियो फाइंड आउट करो, तो वहां पे एन का एक्सप्रेशन आएगा। जैसे ही एन का एक्सप्रेशन आएगा उसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। इतना ये तो अब सिंपल हो गया यार, कुछ अभी तो नहीं हो रहा तुमसे। अच्छा, O2 का कॉफिशिएंट हुआ है ना, CO2 का कॉफिशिएंट भी तो निकाल। मोल्स ऑफ O2 और मोल्स ऑफ CO2 का रिलेशन निकालना है यार रुचित, क्योंकि उसका रेशियो पता है अपने को। तो रेशियो पता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर, फिर सिंप्लीफाई कर, पूरा इक्वेशन एन में है, सिंप्लीफाई करेगा तो एन मिल जाएगा तुम।
N2 अलिज्ञान, ओके। रुचिर 2, अनिता 2, सिद्धांत 2, यस। एन कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 2। देखो यार, मतलब सो कॉम्प्लिकेट, देखो जिसका रिलेशन पता है तुमको, पहले तो सबसे पहले बैलेंस कर लो। आई होप मैं बैलेंसिंग अब फिर से रिपीट तो नहीं करूंगा। आई होप सबका ये बैलेंसिंग आ गया। एक्स और वाई से करो, नॉर्मल बैलेंसिंग करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमको जो रिलेशन दे के रखा है ना, वो O2 और CO2 का देख के रखा है। तो क्या मैं मोल्स ऑफ O2 को ऐसा देख सकता हूँ, मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ CO2 इनटू मोल्स ऑफ CO2, यस और नो? यस नो? तो मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3n+1 अपॉन 2n, और इसका रेशियो मुझे गिवन है कितना? 7/4। तो जिसका रेशियो पता है उसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 14 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ n प्लस 4। तो यहाँ से यू विल गेट 2n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से यू विल गेट n इज इक्वल टू 2, यस? यस नो? ओके, चलो। काश में कुछ डाउट है तुम्हें? ओके, चलो। सिंपल सा प्रॉब्लम था, बट वॉल्यूम, आज के बाद ये चीज ध्यान रखो, अगर तुमको कभी भी कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो जैसे मोल्स को सॉल्व करते हैं ना, वैसे तुम वॉल्यूम को भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मोल्स को सॉल्व करते हैं वैसे तुम वॉल्यूम को भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? क्या ये पार्ट सबको क्लियर? ओके। चलो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आई विल गेट फॉर्मूला इज इक्वल टू C2H6। ये प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें 2-3 कंसेप्ट है, वो तुमको बताना है, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। 1 लीटर मिक्सचर है CO एंड CO2 का, उसको तुम पास कर रहे हो रेड हॉट चारकोल, मतलब तुम कार्बन से पास कर रहे हो, सॉलिड कार्बन है उससे पास कर रहे हो। तो वॉल्यूम तुम्हारे पास इंक्रीज होके पहले 1 लीटर था 1.6 लीटर हो गया, और वॉल्यूम को तुमने मेजर किया है इस पे सेम कंडीशन। सेम कंडीशन का मतलब सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर। अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम होगा तो कैन आई सिंपली रिटन एज वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यस और नो? तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? अब तुम्हारे पास क्या है? तुमको फाइंड आउट करना है कि कॉम्पोजिशन क्या है, मिक्सचर में कितना CO है। जो 1 लीटर का मिक्सचर था ना, उसमें कितना CO है और कितना CO2। अगर मैं CO2 को X लीटर अज्यूम कर लूं तो CO कितना होगा? टोटल 1 है, टोटल 1 है, मैंने CO2 को X अज्यूम कर लिया है, तो CO कितना हो जाएगा? CO हो जाएगा कितना? 1 माइनस X। आज के बाद एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमने इस मिक्सचर का CO एंड CO2 के मिक्सचर का कभी भी रिएक्शन O2 के साथ करवाया, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन? O2 के साथ। तो O2 के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा? CO। CO will react with O2, react with half O2 and will form CO। इस वाले क्वेश्चन में O2 के साथ नहीं कर रहा है, इन जनरल केस बता रहा हूँ। अगर कभी भी तुम्हारे पास CO हो एंड CO2 हो, अगर तुम O2 के साथ रिएक्शंस करवाओगे तो CO2 का कंबशन नहीं होता है। इसका कंबशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन होगा, वहां से CO2 बनेगा। ये पोर्शन सबको क्लियर है?
वही अगर मैं सेकंड केस देखूंगा, सेकंड केस में क्या है, तुम कार्बन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो कार्बन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो CO2 होता है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और वो बनाएगा CO। क्या रिएक्शन बैलेंस है? CO2 प्लस C3CO, क्या रिएक्शन बैलेंस है? यस नो? क्या करना पड़ेगा मुझे? 2 टाइम्स ऑफ CO, क्या करना होगा मुझे? 2 टाइम्स ऑफ CO करना। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। अब एक और चीज, इनिशियली CO2 कितना अज्यूम किया अपन ने? T इज इक्वल टू 0, मतलब रिएक्शन स्टार्ट करने से जस्ट पहले CO2 कितना था? अरे बच्चे लोग, CO2 कितना था? T इज इक्वल टू CO2 कितना था? X। और CO कितना था? CO। चलो, अब तुम मुझे बताओ, अगर CO2 X है और रिएक्शन ये वाला हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है उसके मोल से उसका वॉल्यूम कितना फॉर्म होगा? अगर CO2 X लीटर है तो CO का वॉल्यूम कितना फॉर्म होगा? सिंपल, जो मोल मोल का रिलेशन होता है वही वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन होगा। स्टोइचियोमेट्री जिसका फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री जिसका गिवन है, इनटू मोल्स जिसके गिवन है, वॉल्यूम जिसके गिवन है, दैट्स इट। तो चलिए स्टोइचियोमेट्री की बात कर रहे हैं अपन, मोल्स इसके गिवन है अपने को, ये रहा उसका स्टोइचियोमेट्री, ये रहा इसका स्टोइचियोमेट्री। और एक्स अगर CO2 के मोल्स है तो CO के मोल्स कितने बनेंगे, ये मेरा क्वेश्चन। अरे X/2 कैसे बनेगा यार? अच्छा देखो, CO का फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, तो CO का फाइंड आउट करना है तो CO का स्टोइचियोमेट्री ऊपर, डिवाइड बाय CO2 का स्टोइचियोमेट्री इनटू मोल्स CO2 के, तो कितना आ जाएगा? क्या वो 2 टाइम्स ऑफ X आ जाएगा? ये सुन, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ये 2 टाइम्स ऑफ X आ जाएगा। क्या ये पार्ट सबको क्लियर? ऐसे देखो यार, वही मैं चीज समझा रहा हूँ, जो मोल मोल का रिलेशन है, मोल जिसके फाइंड आउट करने हैं, डिवाइड बाय, सॉरी, स्टोइचियोमेट्री जिसका फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री जिसका गिवन है, इनटू मोल्स जिसको गिवन है, वही अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं लिखूंगा स्टोइचियोमेट्री जिसका फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री जिसका गिवन है, इनटू वॉल्यूम जिसका गिवन है, दैट्स इट। ये रिलेशन आ जाएगा। तो बच्चे लोग, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा CO का? टोटल वॉल्यूम CO का कितना हो जाएगा? पहले भी कुछ था, 2x और बन रहा है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? अरे टोटल इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 1 - x, अभी और कितना फॉर्म हो गया? 2x, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इतना क्या सोचते हो? ये इनिशियल था, ये न्यूली फॉर्म हुआ है। क्या CO2 कुछ प्रेजेंट है क्या अभी पूरा रिएक्शन होने के बाद? क्या CO2 कुछ प्रेजेंट है पूरा रिएक्शन होने के बाद? यस नो? CO2 है नहीं, कार्बन सॉलिड है, तो क्या मैं सॉलिड के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान सकता हूँ? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ CO2? यस।
एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ CO2 नहीं, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस लिख सकते हैं। सॉलिड के वॉल्यूम को तो नेग्लिजिबल मान सकते हो वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में। तो CO2 पूरा कंज्यूम हो गया है, कार्बन का तुमको वॉल्यूम लेना नहीं है। अगर CO2 कंज्यूम हो गया, कार्बन का वॉल्यूम नहीं लेना है, तो टोटल वॉल्यूम सिर्फ बचेगा क्या, वो CO का ही बचेगा 1 + X। यस, वॉल्यूम टोटल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO। और टोटल वॉल्यूम अब कितना देके रखा है क्वेश्चन में, टोटल वॉल्यूम अब कितना देके रखा है क्वेश्चन में, 1.6। तो 1 + X इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से X कितना आ जाएगा, 0.6। इसका मतलब CO2 कितना है, इट मीन्स ये कितना है 0.6 लीटर और ये कितना है 0.4। यस। अगर मेरे को एग्जाम में पूछा होता कि परसेंटेज CO2 कितना है, अगर मुझे एग्जाम में पूछा होता कि परसेंटेज CO2 कितना है, आई विल सिंपली रिटन एज वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। कितना आ जाता, 60%। तो ये कितना आ जाता अपने आप, 40%। डन। यस, नो। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन को पूरा रिपीट कर रहा हूँ। तुम्हारे पास मिक्सचर था CO एंड CO2 का, दो गैसेस मिक्सचर थे। उसके अंदर तुमने सॉलिड जो है वो चारकोल पास किया है। सॉलिड अगर चारकोल पास करोगे तो CO2 जो है वो रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। मुझे पता करना है कि जो ओरिजिनल मिक्सचर था उसमें कॉम्पोजिशन क्या है। तो ओरिजिनल मिक्सचर था 1 लीटर का। वी अज्यूम दैट कि जो तुम्हारे पास CO2 है वो X लीटर है, तो CO अपने आप कितना हो जाएगा, 1 - X लीटर हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड, इट विल गिव 2 टाइम्स ऑफ CO गैस। इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे एक X से दूसरा 1 - X है। तो जो रिलेशन वॉल्यूम वॉल्यूम मोल्स मोल्स में होगा वही रिलेशन वॉल्यूम वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं, बिकॉज सेम कंडीशन लेके रखा है। सेम कंडीशन का मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर तुम्हारे पास कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करना है। तो अगर ये CO2X है तो यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO जो नया फॉर्म हो रहा है। तो जो नया फॉर्म होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको वी कैन सिंपली रिटर्न एज कि तुम्हारे पास स्टोइचियोमेट्री किसका, CO का कितना है अपॉन स्टोइचियोमेट्री CO2 का कितना है इनटू मोल्स CO2 के कितने। तो वहां से यू कैन गेट दैट कि 2X जो है वो नया फॉर्म हो रहा है। तो CO जो था इनिशियली कितना था, 1 - X, नया कितना फॉर्म हो रहा है 2X। तो टोटल जो CO हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + X। CO है नहीं, CO 1 + X है। और जो कार्बन सॉलिड है, सॉलिड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। उसका रीजन क्या है, लेट्स से अगर सपोज तुम जहाँ पे लेट्स से तुम लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप का वॉल्यूम तुमको पता है, जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है वही उसका वॉल्यूम है। और जिस रूम में तुम बैठे हो वहां पर ऑक्सीजन गैस भी है उस रूम में, बट ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ऑक्सीजन गैस पूरे रूम में है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक थोड़ी है कि जस्ट जहाँ पे तुम बैठे हो वहीं पर ऑक्सीजन गैस। तो जो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस होगा वो टोटल होगा रूम का वॉल्यूम। बट जो लैपटॉप सॉलिड सब्सटेंस है उसका जो क्या होगा कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कैन आई सिंपली से दैट कि जो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस है, इट इज, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ लैपटॉप है, इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। यस और नो। सिद्धांत, तुम्हारा ये डाउट था। तो सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा गैसेस के रेस्पेक्ट में क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। CO2 पूरा कंज्यूम हो गया था, CO कुछ बचा था, वो लिख लिया 1 + X। और कार्बन सॉलिड के वॉल्यूम को अपन नेग्लिजिबल ही मान रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 1 + X। और क्वेश्चन में बोल के रखा है कि वो एक्चुअल में कितना हो गया, 1.6 हो गया। तो वहां से यू कैन गेट द एक्स। एक्स कितना आ जाएगा, 0.6। Once you get the 0.6, you can find out the percentage of CO2 and you can also find out the percentage of C. Then, yes, no.
ओके चलो, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो देख के ना, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट सब टॉपिक, इट इज द लिमिटिंग रिएजन। चल वी स्टार्ट। देखो लिमिटिंग रिएजन सेम वैसा ही है जैसा तुमने अभी तक पढ़ के रखा है, इट इज द सेम, मतलब कुछ भी नया नहीं। लिमिटिंग एज इसको मैं क्या बोलूंगा, LR। उसमें क्या है, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट मोल, वॉल्यूम, वेट, नंबर ऑफ एंटिटीज इज गिवन, ठीक है, फॉर मोर देन वन रिएक्टेंट, देन ऑलवेज चेक फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। ये स्टेटमेंट मैंने दिया, समझने का ट्राई करते हैं पहले। लेट्स से तुम्हारे पास N2 प्लस 3H2 ट्वाइस ऑफ NH3 ये रिएक्शन है, N2 का 1 मोल है। अगर N2 का 1 मोल है तो H2 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? अगर N2 का 1 मोल है तो H2 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? और NH3 के कितने मोल्स फॉर्म होंगे? NH3 के कितने मोल्स फॉर्म होंगे? ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे कभी भी क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दे के रखा हो, अगर किसी भी एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे के रखा हो, क्या मैं सबकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस, तुम सबकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकती, ठीक है। बट अगर तुमको एग्जाम में दो इंफॉर्मेशन दे के रखा हो, लेट्स से ये 1 मोल है और ये 4 मोल है, H2 रिक्वायर्ड कितना था अपने को रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए? 3, बट अपने गिवन कितना दिया है? 4। ठीक है, तो तुम बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? किसकी लिमिटिंग रिएजेंट, तो किसकी अमाउंट कम है, किसके मोल्स कम? लिमिटिंग का सिंपल मीनिंग वो पहले ही फिनिश हो जाएगा, वो पहले ही फिनिश हो जाएगा। लिमिटिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, वो पहले ही खत्म हो जाएगा यार। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुमने N2 का 1 मोल लेके रखा है तो H2 के 3 मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट क्वेश्चन में 3 मोल्स नहीं देके तुमको N2 के 1 मोल दिए और H2 के 4 मोल्स दिए, तो H2 जो है वो 1 मोल ज्यादा देके रखा है। तो मैं पूछ रहा हूँ कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब किसके मोल्स कम है, कौन पहले फिनिश हो जाएगा, उसको बोलते हैं लिमिटिंग। वही स्टेटमेंट मैंने बोला है और कुछ नया नहीं बताया। तो कैन आई सिंपली से दैट कि यहाँ पर जो N2 है, जो तुम्हारे पास ये जो N2 है, इट इज द लिमिटिंग। और जो H2 है वो एक्सिस में। क्या ये पार्ट सबको क्लियर? बच्चे लेस मोल नहीं, उसका मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा, रुचि ध्यान से सुन अभी के लिए। लिमिटिंग कैसे चेक करना है वो उसको डिफरेंट तरीके से देखना। अच्छा, तो अब एक चीज ये बताओ, H2 कितना रिएक्ट करेगा और NH3 कितना फॉर्म होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? जो कम अमाउंट में है या फिर जो ज्यादा अमाउंट में है? NH3 कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? जो लेसर अमाउंट में है वही डिसाइड करेगा, यस, क्योंकि वो पहले खत्म हो रहा है। तुम H2 को कितना भी ले लो, H2 को तुम 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, बट अगर वो N2 है ही नहीं तुम्हारे पास तो आगे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के बाद जो एक्सेस में होता है ना, उसका कोई यूज नहीं होता, सारा कैलकुलेशन जो होता है वो 1 मोल से होगा। जो भी लिमिटिंग होगा वो डिसाइड करेगा कि NH3 कितना बनेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
कि अगर तुम्हारे पास कभी भी एक इंफॉर्मेशन दे के रखी है, सब कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन में अगर कभी भी तुमको दो इंफॉर्मेशन दे के रखा है रिएक्टेंट के बारे में, तो तुमको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है या फिर नहीं है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो जो कम अमाउंट में होगा, जिसकी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, दैट विल डिसाइड कि NH3 कितना बनेगा। तो जो एक्सेस में है ना, उसको तुम मान लो कि वो एक्चुअल में है ही नहीं, उसका कोई यूज नहीं है मोल्स फाइंड आउट करते टाइम। तो अब तुम बताओ, अगर N2 का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो NH3 कितना फॉर्म होगा। अब तुम ये बताओ, अगर ये N2 1 मोल है तो H2 रिएक्ट कितना करेगा, H2 रिएक्ट कितना करेगा, ये वाली चीज। अगर N2 1 मोल है तो H2 रिएक्ट कितना करेगा, वो तो 3 मोल्स रिएक्ट करेगा, यस। बट तुमने तो 4 लेके रखा था, बट रिएक्ट तो 3 ही कर रहा है, तो बचा कितना। तो जो एक्सेस वाले का यही यूज होता है कि मोल्स कितने बचे हैं वो मुझे फाइंड आउट करना, मोल्स कितने बचे हैं वो मुझे फाइंड आउट करना। बच्चे लोग, N2 के कितने मोल्स बचे, N2 के मोल्स कितने बचे, 0, क्योंकि N2 तो पूरा रिएक्ट कर रहा है। क्या अगर तुमको सबके मोल्स पता है, क्या अगर तुमको सबके मोल्स पता है, ठीक है, तो तुम वॉल्यूम, वेट, नंबर ऑफ एंटिटीज कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, बट ये वाला देखना थोड़ा इजी था, दूसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं। लेट्स से तुम्हारे पास इस बार जो देख के रखा है 3 मोल्स ऑफ N2 है और 8 मोल्स ऑफ H2 है। सोच के बताओ सब लोग इस लिमिटिंग रिएजेंट को। ओके एलिशिया, ओके जीत, प्राकृत। बट थोड़ा सा यार टाइम कंज्यूमिंग तो लग रहा है, मतलब थोड़ा सा अगर कोई भी रिएक्शन डिफरेंट आया ना तो सोचने में टाइम लग जाएगा। तो जब भी ऐसे रैंडम मोल्स आए ना, तो आई वुड सजेस्ट, देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है, तुम स्टोइचियोमेट्री N2 का कितना है, स्टोइचियोमेट्री N2 का कितना है इस वाली रिएक्शन में, 1। स्टोइचियोमेट्री H2 का कितना है, 3। तो मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो फाइंड आउट करो। अगर तुम कभी भी मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो फाइंड आउट करोगे, कौन सी वैल्यू बढ़ी है, 3/1 और 8/3, विच वैल्यू इज ग्रेटर। 8/3 बढ़ा है, क्या बात कर रहा है प्राकृत, 8/3 3 से कम होगा, तो ये वाला वैल्यू ग्रेटर है। तो हमेशा क्या करना है तुमको, अगर क्वेश्चन में कभी भी मोल्स दिए हो एक से ज्यादा रिएक्टेंट के, उसको स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करो, फाइंड आउट द रेशियो। वंस यू गेट द रेशियो, जो ज्यादा अमाउंट में है, वो एक्सेस में होगा, जो कम अमाउंट में है वो लिमिटिंग रेंज। इसका मतलब मेरे लिए ये 3 मोल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब, मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा इसके बेसिस पे नहीं करूंगा। ऑल कैलकुलेशन विल बी डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रीजन। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर, कैसे चेक करना है। सारा कैलकुलेशन अब जो होगा ना वो इसके रेस्पेक्ट में होगा। यस, नो।
देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि मैं ट्यूसडे को तुम्हारा एक एक्स्ट्रा लेक्चर लूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो, ट्यूसडे वेंसडे जब भी पॉसिबल होगा, आई एम गोइंग टू टेक वन एक्स्ट्रा लेक्चर सो दैट अपना सिलेबस थोड़ा सा अर्लियर फिनिश हो जाए। चलो, आज भी मैं माइट भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ लेक्चर 10-15 मिनट्स, क्योंकि लास्ट टाइम अपन ने थोड़ा सा जल्दी फिनिश कर दिया था। अब सारा कैलकुलेशन ये डिसाइड करेगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, N2 या H2? H2। सेकेंड क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास N2 कितना रिएक्ट करेगा। अगर H2 के, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास 8 मोल H2 है, मुझे पता करना है कि N2 कितना रिएक्ट करेगा। ओके प्राकृत, ओके जीत, गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? तुम लोग इस सेक्शन में कंफ्यूज क्यों हो जाते रहे? हेलो, ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? N2 के लिए N2 का स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय H2 गिवन है, तो H2 का स्टोइचियोमेट्री इनटू H2 के मोल्स, दैट्स इट, 8/3 मोल्स। यस, तो रिमेनिंग कितना रहेगा? रिमेनिंग में हमेशा तुमको N2 के मोल्स फिर देखने पड़ेंगे यार, इनिशियली कितना दिया है, 8/3 तो रिएक्ट कर रहा है, रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग होगा 3 माइनस, इनिशियली तो 3 थे, इनिशियल कितना था? इनिशियल तो 3 था, 8/3 रिएक्ट कर गया है, तो कितना बचेगा? 1/3 मोल्स रिमेनिंग। 1/3 मोल्स क्या रहेंगे रिमेनिंग रहेंगे। तो बच्चे लोग वेट कितना रिमेनिंग रहेगा N2 का? वेट कितना रिमेनिंग रहेगा N2? मोल्स अगर इतने हैं इनटू मॉलिक्यूलर वेट, अब बताओ मोल्स NH3 के कितने बनेंगे? अगर H2 के मोल्स 8 हैं तो NH3 के मोल्स कितने बनेंगे? अरे अलीशिया, 2 कैसे बनेंगे यार, 8 मोल्स है ना H2 के। इसका स्टोइचियोमेट्री डिवाइडेड बाय H2 का स्टोइचियोमेट्री इनटू H2 के मोल्स। अलीशिया, क्या ये पोर्शन क्लियर है? तुमने 2 बोला है, ओके, समझ में तो आ गया ना तुमको? गलती से लिखा जो भी है, ये 16/3 तुमको समझ में आया? ओके, ये कितना है तुम्हारे पास? 16/3। बट मुझे तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो 16/3 को किससे मल्टीप्लाई करो सो दैट आई कैन गेट द वॉल्यूम? 16/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कितना आएगा? आई थिंक 119.6 लिख रहा है, 4, 6 या 4? फोर आ रहा है क्या? इजी है चेक करना, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री निकालो, लिमिटिंग रिएजेंट पता चलेगा। वंस यू गेट द लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, सारा कैलकुलेशन उसके बेसिस पे करेंगे यार। क्या ये सेक्शन सबको क्लियर लिमिटिंग रिएजेंट का? यस, नो, ओके। देन सबसे पहले ये रिएक्शंस करना है, उसके लिए सबसे पहले तुमको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। MgCO3 प्लस HCl, उसको ब्रेक किया, Mg+2 माइनस H+N HCl, H+N माइनस, क्या प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों से? क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? H+NCO3 माइनस, क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से? अरे HCO3 कैसे बनेगा यार? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो H2CO3 बनेगा ना। H2CO3 हमेशा ब्रेक होके तुमको
कभी भी H2CO3 लिखे उसको हमेशा ऐसे लिखना है, ऑलवेज। H2CO3 को हमेशा कैसे लिखना है, CO2 प्लस H2O के फॉर्मेट में, दैट्स इट। और ये बताओ Mg2 प्लस NCl माइनस, ये कैसे लिखेंगे? तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2, MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2। तो प्रोडक्ट हमारे पास बन गए। मैं फिर से रिएक्शन को लिख लेता हूँ। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो Mg2CO3 को हीट करो, सॉरी रिएक्शन कराओगे HCl के साथ, तो MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। देख लेना रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है। MgCO3 के 4 मोल्स है, HCl के 6 मोल्स है। ठीक है, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट से यू विल डिसाइड के वॉल्यूम कितना फॉर्म हो रहा है एंड एक्सेस रिएक्टेंट कितना रिमेनिंग है। तीनों आंसर साथ में देंगे यार। पहले बैलेंस करेंगे रिएक्शन को और तीनों आंसर साथ में देंगे। अभी कोई भी आंसर नहीं करेगा। टेक 2 मिनट्स का टाइम, 2 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। Mg इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट इसका गिवन है 84। सिद्धांत तीनों आंसर साथ में करेंगे यार अपन। ये तीनों तीनों क्वेश्चन देखे रखे। लिमिटिंग रिएजेंट, वॉल्यूम CO2 का कितना बन रहा है और एक्सेस रिएजेंट कितना है, उस तीनों के आंसर साथ में देंगे। नहीं जीत, ये तो गलत है तेरा आंसर। ओके वेदांत। ओके सिद्धांत। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट तो पता ही है यार। तीनों आंसर बताओ ना। ओके, एलिशिया। देखो
ये है 4 मोल्स, ये है 2 मोल्स। स्टोइचियोमेट्री बैलेंसिंग कर लिया, उसके बाद ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री, यहाँ से भी आ जाएगा मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री। तो डेफिनेटली ये कि अगर तुमने बैलेंसिंग नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए सबसे पहले बैलेंसिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्सेस और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सेस और ये हो जाएगा तुम्हारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब मेरे लिए आज के बाद ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यार कैलकुलेशन। मुझे सारा कैलकुलेशन यहीं से करना है। मेरे पास 6 मोल्स है किसके, HCl के। तो CO2 के मोल्स कितने होंगे बच्चों? CO2 के मोल्स के लिए CO2 का स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय HCl का स्टोइचियोमेट्री इनटू HCl के मोल्स, वो 3 मोल्स आता है। अगर ये 3 मोल्स आ गए तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? क्या वॉल्यूम 67.2 लीटर आ जाएगा क्या? यस नो? अब मेरे पास 6 मोल्स हैं, तो MgCO3 के मोल्स वो अगर एक्सेस में है तो उसके कुछ ना कुछ मोल्स रिएक्ट भी करेंगे। तो रिएक्ट कितने करेंगे बताओ? अगेन MgCO3 का स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय HCl का स्टोइचियोमेट्री इनटू HCl के मोल्स, तो 3 मोल्स तो रिएक्ट कर जाएंगे। तो रिमेनिंग कितने रहेंगे? 4 थे, 3 रिएक्ट कर गए, रिमेनिंग कितने रहेंगे? सॉरी, 4 थे, 3 रिएक्ट कर गए, तो रिमेनिंग कितने रहेंगे? 1 मोल। अगर मोल से एक रिमेनिंग रहा है तो वेट कितना रिमेनिंग रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट 84 देख के रखा था, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, 1 इंटू 84। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर? चलो, ये क्वेश्चन है, H2S है, उसके 2 मोल है, SO2 का वॉल्यूम दे के रखा है, मोल्स नहीं दे के रखे, तो मोल्स पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। रिएक्शन बैलेंस करके रखा है, पूछा है कि सल्फर के मोल्स कितने बनेंगे। तो अगेन दो इंफॉर्मेशन है, इट इज द हिंट के प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट का है, दैट्स इट। दो प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो हिंट है कि प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट का है, दैट्स इट। करो फाइनल आंसर, बताओ क्या होगा। ओके मानस, संगीता, ओके। काफी लोगों के आंसर ए, ए, यस जी। सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड से सम्स नहीं था। T इज इक्वल टू 0 पे SO2, ये मैं SO2 के मोल्स लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं H2S के लिख लूंगा।
SO2 का वॉल्यूम देख के रखा है 11.2, तो 11.2 अपॉन 22.4, तो यहाँ से यू विल गेट 0.5 मोल्स आ रहे हैं किसके, SO2 के, और H2S के 2 मोल्स गिवन है मुझे, ठीक है। तो 2 मोल्स H2S के गिवन है, ये भी गिवन देख के रखा है, तो यहाँ से मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री, इसका स्टोइचियोमेट्री तो 1 ही है, तो 0.5 अपॉन 1, और सेकंड वाले का स्टोइचियोमेट्री हो जाएगा 2 अपॉन 1। तो ये डेफिनेटली क्या है, ये तुम्हारे पास जो है ये एक्सेस में है, इट्स इन एक्सेस। तो सारा कैलकुलेशन, इसका मतलब ये मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मेरे लिए सिर्फ यही एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद इसके मोल्स निकालने हैं, तो इसका स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय SO2 का स्टोइचियोमेट्री इनटू SO2 के मोल्स। तो यहाँ से इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 0.5 मोल्स। तो आंसर विल बी ए। यस। यस नो। ओके देन, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाइड्रोजन इवॉल्व्ड at NTP on complete reaction of 27 ग्राम of aluminium with excess of NaOH। बच्चे एक्सेस ऑफ NaOH दे दिया है अपने को, इसका मतलब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो है कितना, जो एक्सेस में है उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, इसका मतलब मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मेरे को एल्यूमिनियम का 27 ग्राम दे के रखा और पूछा है कि हाइड्रोजन कितना बनेगा। अगर कोई एक्सेस में दे के रखा है, इसका मतलब उसका कैलकुलेशन में कोई भी यूज नहीं है। मेरे को वेट ऑफ एल्यूमिनियम गिवन दे के रखा है और तुमको वो मोल्स ऑफ H2 पूछा है। किसी एक ने आंसर भी दे दिया है, बाकी लोग भी सॉल्व करें। ओके, इजी सा प्रॉब्लम था। मतलब डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड आउट कर लेंगे। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा इट्स 27 अपॉन 27, यहाँ से 1 मोल आ जाएगा। स्टोइचियोमेट्री ऑफ H2 अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ एल्यूमिनियम इनटू मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो 3/2 तो मोल्स आ जाएंगे यार H2 के, बट वी वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो मोल्स अगर 3/2 है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारे पास इट्स 3/2 इंटू 22.4, तो यहाँ से आ जाएगा 33.6 लीटर्स। दैट्स इट। डन। यस नो। तुम्हारे पास BaCl2 है, तो BaCl2 उसको ब्रेक कर सकते हैं Ba2 प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड PO3 माइनस। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे एंड ये दोनों आपस में कंबाइन, सॉरी, ये दोनों आपस में कंबाइन। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो बन जाएगा NaCl,
और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा Ba3PO4 होल ट्वाइस, Ba3 and PO4 होल ट्वाइस। दो प्रोडक्ट आर फॉर्मिंग। रिएक्शन को बैलेंस करो। मोल्स BaCl2 के Na3PO4 की गिवन है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे। वंस यू गेट द लिमिटिंग रिएजेंट then you can find out the moles of Ba3PO4 whole twice. Okay, Prakrit, Vedant, Alicia. Okay, good. काफी लोगों ने सही सॉल्व कर लिया। ओके फाइन है, चलो काफी लोगों का डी आ गया, तो लेट्स सी। 3 लोगों ने सॉल्व किया अभी तक। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, कैसे कर सकते हैं? बैलेंस कर लो। बेरिलियम बेरियम तुम्हारे पास प्रोडक्ट साइड 3 है तो रिएक्टेंट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करो। PO4 2 है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो क्लोरीन 6 हो गए हैं रिएक्टेंट साइड, और सोडियम भी 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 से। क्या बैलेंसिंग सबको क्लियर है? यस नो? 0.5/3 और 0.2/2। 0.5/3 और 0.2/2। तो डेफिनेटली ये वाला वैल्यू क्या है ज्यादा, ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक्चुअल में मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर। मेरे लिए क्या एग्जिस्ट करेगा? मेरे लिए यही एग्जिस्ट करेगा। अगर यही मेरे लिए एग्जिस्ट कर रहा, इसका मतलब स्टोइचियोमेट्री ऑफ दिस डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ Na3PO4 into moles of Na3PO। डन? यस नो? नेक्स्ट प्रॉब्लम। रिएक्शन गिवन है, FeS2 के मोल्स गिवन, सॉरी वेट गिवन है, O2 का वेट गिवन है, एटॉमिक वेट भी Fe का गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो लिमिटिंग, तुमको एक तो फाइंड आउट क्या करना है, मोल्स फाइंड आउट करना है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, 2 पार्ट मैंने और ऐड किए हैं। वॉल्यूम SO2 का, एंड जो भी एक्सेस है, वी डोंट नो क्या, वी के लिए वी डोंट नो कि एक्सेस क्या है, बट जो भी एक्सेस है उसका वेट कितना रिमेनिंग। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। और सेकंड क्वेश्चन भी देख के रखा है। 2 होमवर्क में करना है। क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। लिमिटिंग एजेंट खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम अपन पढ़ेंगे POSC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये दोनों होमवर्क में कर लेंगे। और अभी किसी को कुछ डाउट है तो देख लें। ओके बाय। किसी को कुछ भी डाउट है तो देख लेना। ओके फाइन। ओके बाय 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 बाय। ओके सिद्धांत वेट। डन सिद्धांत? फर्स्ट वन इज डन। सेकंड। प्राकृत अपना माइक ऑन कर सकता है बच्चे क्यों अभी? Sir, can you explain once the meaning of residue? रेजिड्यू मतलब जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है ना, प्रेसिपिटेट, जो भी गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा उसके कारण तो वेट लॉस होगा, और जो भी सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है उसको बोलते हैं रेजिड्यू। Okay, sir.
ओके देन, चलो बाय।